स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ओरिएंटेड वाईटी में। देखिए दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लूँगा। आपको वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बिल्कुल सही है। पूरी हिस्ट्री आप देख लीजिए न, मतलब हर एक प्रश्न देख लेना आप। हर एक वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक वही टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। बिल्कुल आज मैं आपको बताने वाला हूँ टोटल पूरी इतिहास के 50 टॉप 50 प्रश्न, जिसमें पहले प्रश्न से लेकर 50वें तक पूरा मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है उसके पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों को एक क्विज के रूप में ये क्वेश्चंस देखने हैं, अंत तक देखने हैं। पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके 2 नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। हर एक पेपर में यहाँ से 1 या 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मेरे साथ एक क्विज के रूप में आपको अटेम्प्ट करना है। तो मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, पहले आपको सोच लेना है कि आंसर क्या होगा, तो आप इसी प्रकार लगाते हुए चलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ था? 710 ईसा पूर्व में, 711 ईसा पूर्व में, 712 ईसा पूर्व में या 715 ईसा पूर्व में? तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने सोच लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है 712 ईसा पूर्व में। 712 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण भारत पर हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? तो दोस्तों इसका आंसर तो सभी को लगभग पता होगा। इसका आंसर है महमूद गजनवी, राइट आंसर है इसका। सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? और दोस्तों कब लूटा था? तो सन 1025 ईस्वी में, 1025 में महमूद गजनवी ने लूटा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शाहनामा के रचयिता कौन हैं? अमीर खुसरो, उत्बी, अलबरूनी या फिर फिरदौसी? आप लोगों ने आशा करता हूँ आंसर दे दिया होगा। इसका राइट आंसर होगा शाहनामा के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों शाहनामा के जो रचयिता है वह हैं कौन? आपके अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने शाहनामा की रचना की है। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने 1992 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो दोस्तों मोहम्मद गौरी ने किस शासक को पराजित किया था? दाहिर, जयचंद, पृथ्वीराज चौहान या फिर लक्ष्मण सेन? तो दोस्तों सभी को इसका आंसर लगभग पता होगा, आशा करता हूँ। पृथ्वीराज चौहान। तो मोहम्मद गौरी ने किस द्वितीय युद्ध में पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान को। अगला प्रश्न, कमेंट में सभी लोगों को बताना है कि 50 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। हर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अंत तक जरूर बने रहना वीडियो में। और कमेंट भी करना है कौन के कितने सही निकले हैं 50 में से। अगला प्रश्न है, लाख वक्स किसे कहा जाता था? लाख वक्स, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था? लाख वक्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार का जो निर्माण है वह आपके इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, हमने क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से किया था? मोहम्मद बिन कासिम से, ठीक है। और हम बिल्कुल टॉपिक वाइज आगे बढ़ रहे हैं। कासिम से इस पे हमने स्टार्ट किया और हम बिल्कुल लास्ट तक जाएंगे। कहाँ तक? आपके मुगल सल्तनत तक। अगला प्रश्न है, सिजदा एवं पाबोस प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? सिजदा और पाबोस, सिजदा मतलब कि सर झुकाना और पाबोस मतलब क्या होता है? पैरों को चूमना। तो इसका आरंभ किसने किया था? तो इसका आरंभ किया था बलबन ने। सिजदा और पाबोस प्रथा का आरंभ किसने किया था? बलबन ने। अगर आपका कोई सा क्वेश्चन गलत भी है तो आपको याद कर लेना है, बिल्कुल सही क्वेश्चन याद कर लेना है। सिजदा एवं पाबोस प्रथा, बलबन। अगला प्रश्न है, किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? तो दोस्तों लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था?
आपके बलबन ने। तो आपको याद रखना है बलबन ने क्या किया था, लौह और रक्त की नीति, और सिजदा और पाबूस। दोस्तों एक प्रश्न और इसमें मैं ऐड नहीं कर पाया लगभग, तो आपको क्या याद रखना है कि सिजदा और पाबूस, लौह एवं रक्त की नीति दोनों बलबन ने की थी। और बलबन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम क्या था, बलबन ने जो 40 सरदारों की जो चहलगानी थी ना, उसे समाप्त किया था बलबन ने। और शुरू किसने किया था, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने, ठीक है, इल्तुतमिश ने उसे शुरू किया था 40 सरदारों की चहलगानी को, और बलबन ने उसे खत्म किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तूती ए हिंद किसे कहा जाता था, हिंद का तोता, तूती ए हिंद, हिंद या फिर हिंद का तोता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता था, तूती ए हिंद। अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की थी। तो कौन सा सुल्तान था जिसने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की थी, तो सब लोगों ने सोच लिया होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी या फिर द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, स्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की। दोस्तों आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि स्थाई सेना किसने रखी थी, तो स्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने स्थाई सेना रखने की प्रथा को शुरू किया था, और ये क्या करता था, जमीन के टुकड़े देता था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की थी। दोस्तों जो मोहम्मद बिन तुगलक की पहले राजधानी थी दिल्ली, लेकिन उसने फिर कुछ वर्षों बाद अपनी राजधानी चेंज की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दौलताबाद। दौलताबाद में अपनी दूसरी राजधानी इसने बनाई थी। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान को पागल कहा गया है। दोस्तों कौन सा सुल्तान है जिसे पागल कहा गया है, तो आपको राइट आंसर बता देते हैं, नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद दोस्तों एक ऐसा शासक था जो उसके राज दरबार में नंगा घूमता था। हाँ बिल्कुल, आप लोगों को हंसी आ रही होगी, पर ये सच में ही राज दरबार में नंगा होकर घूमा करता था, इसलिए इसे पागल की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था। तो दोस्तों जब तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया, तो भारत में कौन का शासन चल रहा था, तो राइट आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद उस समय भारत का राजा था, और वो बिल्कुल उसे पागल की उपाधि दी गई थी। तो तैमूर लंग जब भारत में एंटर करता है, ठीक है, जब भारत में एंटर करता है तो क्या होता है, अब राजा तो वहाँ का सही नहीं है, तो जो सैनिक और जो सेना थी वह भी छोड़ छोड़ के भाग गए थे, तो इसने दिल्ली में बहुत ज़्यादा नरसंहार मचाया था। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया। तो दोस्तों ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था उसने ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई का जो कर है वह लगाया था। देखना जजिया कर तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, और सिंचाई का जो कर है वह किसने लगाया था, तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। तो आपको दोनों कर याद रखने हैं, एक तो ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक, और सिंचाई कर किसने लगाया, तो वो भी फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगला प्रश्न, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों मोरक्को का जो यात्री था इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का जो यात्री इब्न बतूता था वह भारत आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है। दोस्तों वह कौन सा सुल्तान था दिल्ली का जिसने खुद की आत्मकथा लिखी है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों ने सोच लिया होगा मन में, अब मैं बता देता हूँ राइट आंसर, फिरोज शाह तुगलक। तो जो फिरोज तुगलक था, एक तो इसने देखना फिरोज तुगलक ने आपको याद रखना है क्या क्या किया था। एक तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ठीक है, जजिया कर हो गया, सिंचाई कर हो गया, अभी हमने पढ़ा था, सिंचाई कर हो गया, जजिया कर हो गया, और एक तो इसने खुद की आत्मकथा लिखी थी। 3 प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? दोस्तों जो गुलरुखी के नाम से इतिहास में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी को गुलरुखी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? दोस्तों सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने, सॉरी दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। क्योंकि देखना मैंने इसे किस ट्रिक से याद रखा था, आप लोग भी रख सकते हो। बिना संकेत के मुद्रा, मोहम्मद बिन तुगलक। कैसे याद रखना है? बिना संकेत के मुद्रा, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला प्रश्न, अष्टदिग्गज किसके दरबारी थे? दोस्तों जो अष्टदिग्गज थे वह किसके दरबारी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण देव राय। जो कृष्ण देव राय थे, अष्टदिग्गज उसके दरबार में थे। अगला प्रश्न, कृष्ण देव राय के दरबार में आने वाले पुर्तगाली यात्री कौन था? तो दोस्तों कृष्ण देव राय के दरबार में कौन आया था? तो आपको याद रखना है डोमिंगा पायस और बारबूशा, दोनों ए और बी दोनों, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डोमिंगा पायस और बारबूशा, ये दोनों कृष्ण देव राय के दरबार में आए थे और यह एक पुर्तगाली यात्री थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की थी? अमुक्तमाल्यद की रचना तेलुगु ग्रंथ था, इसकी रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय ने तेलुगु ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था अमुक्तमाल्यद, आपको याद रखना है। भारत में विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहाँ मिले हैं? जल्दी लोग, आप लोग सोच लीजिए, भारत में विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के खंडर मिले हैं। अगला प्रश्न, आशा करता हूं आप लोग अंत तक वीडियो को देखोगे, क्योंकि मैं 100% गारंटी दे रहा हूं आपका जिस भी दिन एग्ज़ाम होगा आपका 1 से 2 नंबर बिल्कुल पक्का रहेगा कि इनमें से आना ही है। और आपने अभी भी देखा होगा कि हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से यहीं से पूछा जा रहा है। मतलब कल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था कि जो बाबरनामा लिखा गया है वह कौन सी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। आज एक दूसरा प्रश्न आए हैं, तो बिल्कुल यहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वर्ष 1565 ईस्वी में हुए तालीकोटा युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हुआ था? दोस्तों जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था उसमें कौन से साम्राज्य का पतन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य का पतन हुआ था तालीकोटा के युद्ध में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कबीर के उपदेशों का संग्रह है। दोस्तों कबीर के उपदेशों का संग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजक। कबीर के उपदेशों का संग्रह कौन सा है? बीजक। तो आपने पढ़ा ही होगा कि कबीर की सबसे जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह बीजक ही है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों जो उत्तर भारत था, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे जाता है? जल्दी सोच लीजिए आप।
ठीक है, आप लोगों ने टिक कर दिया होगा। तो जो उत्तर भारत में गुरु कौन से थे? चैतन्य गुरु। गुरु चैतन्य ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाया था। अगला प्रश्न, संकीर्णन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? संकीर्णन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चैतन्य। ठीक है, इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? चैतन्य प्रभु को संकीर्णन प्रथा के जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नामदेव कहाँ के संत थे? दोस्तों नामदेव समाज में नामदेव संत की पूजा की जाती है। तो नामदेव कहाँ के संत थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के संत थे नामदेव। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों ये तो लगभग सभी को पता होगा, आशा करता हूँ आप लोगों ने सोच लिया होगा। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो शंकराचार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी जल्दी सोच लीजिए, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो चलिए राइट आंसर बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा तलवंडी। तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। गांव का नाम है तलवंडी। मध्यकालीन भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों मध्यकालीन भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बाबर। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। और बाबर ने किसे हराया था? बाबर ने हराया था शेर शाह सूरी को। ठीक है, शेर शाह को हराया था। और शेर शाह ने क्या किया था? ग्रैंड ट्रंक रोड डाला था, याद है कि नहीं? अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? दोस्तों ये देख लीजिए, बिल्कुल कल प्रश्न आया था कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों जो बाबरनामा है वह किस भाषा में लिखा गया है? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी। तो ये लिखी गई है आपकी तुर्की भाषा में। ध्यान से समझना, बाबर ने अपनी आत्मकथा, आत्मकथा का नाम क्या है बाबर की? तुजुक ए बाबरी। तो वह तुर्की भाषा में लिखी है। और जो बाबरनामा पुस्तक है वह किस भाषा में लिखी है? तो वह उर्दू भाषा में लिखी है। बाबरनामा, बाबरनामा उर्दू भाषा में। और अब ये प्रश्न बिल्कुल आपका बन सकता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो दोस्तों तुर्की भाषा में लिखी है। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ था? तो दोस्तों जो हुमायूं है वह किससे पराजित हुआ था? कौन से युद्ध में शेर शाह सूरी ने हराया था इसे? तो कौन से? कन्नौज के युद्ध में। कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा की गई या किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो चलिए बता देता हूँ मैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सासाराम। सासाराम बिहार। ठीक है, सासाराम बिहार में एक जगह है, वहाँ पर शेर शाह का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। अगला प्रश्न है, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, दोस्तों यहाँ पर अकबर के बीच में तो था, लेकिन यहाँ पर अकबर नहीं था। महाराणा प्रताप से लड़ने कौन गया था? अकबर का सेनापति
जोधा बेगम का कौन था भाई, मानसिंह जिसका नाम था। तो इसने अकबर महाराणा प्रताप का सामना किया था, किसने, मानसिंह ने। तो कब किया था, 1576 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी। दोस्तों वह कौन सा मुगल शासक था जिसने अपने दरवाजे पर न्याय की घंटी लगवाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर ने न्याय की घंटी लगवाई थी। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास हुआ था। ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसके शासनकाल में चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर से संबंधित हमने एक प्रश्न और अभी पिछले में ही पढ़ा था। ठीक है, और एक ये है, तो चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास जहांगीर के समय में हुआ। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार किसके समय में थे। सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। ये तो सबको ही पता होगा कि लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने गुरु अर्जन देव को फांसी की सजा दी थी। वह कौन सा मुगल शासक था जिसने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। तो दोस्तों जिसने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी वो कौन है, जहांगीर। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए। अगला प्रश्न है, जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता था। जिंदा पीर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था। तो ये दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। और किसने बनवाया था, किसने बनवाया था ताजमहल। तो ताजमहल बनवाया था शाह, ठीक है, आप लोग इतने में ही समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी। तो गुरु अर्जुन देव को फांसी तो जहांगीर ने दी थी, लेकिन सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या कौन ने करवाई थी। तो औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था। दोस्तों जहांगीर मतलब आपका सलीम के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। 49वां क्वेश्चन दोस्तों सेकंड लास्ट है, रंगीला किस मुगल शासक को कहा जाता था। रंगीला किस मुगल शासक को कहा जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था। अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, किस शासक के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। किस शासक के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान। तो दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा सही, शिवाजी। शिवाजी एक ऐसे शासक थे जिनकी वो मंत्री परिषद थी उसे अष्टप्रधान बोला जाता था। तो दोस्तों आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपने आउट ऑफ 50 कितने मार्क्स यहाँ पर लेके आए हो। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
क्योंकि हम हर दिन आपके दिल्ली HCM मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम के लिए ऐसे सभी टॉपिक्स लेके आएंगे। हर दिन एक टॉपिक लेके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जा रहा है और बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप बिल्कुल डिसलाइक करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब भी बिल्कुल मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।